हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है एम्प्टी हाउस, राइट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब आप पर्सन में भी होता है, राइट, लाइक दैट कि जो बंदा बोलता है उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते क्योंकि वो बोल रहा है तो कुछ ना कुछ, चाहे गलत ही बोल रहा हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से वो जो बात कर रहा है वहाँ से लिटिल बिट हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जो बंदा चुप है बिल्कुल, राइट, जो कुछ भी नहीं बोल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी भी है क्योंकि उसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। और ये कभी भी नहीं मान लेना चाहिए कि जो चुप है तो उसका स्ट्रेंथ नहीं है, राइट। सो उसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगेन अगर हम पूरे एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग आ जाए तो भी देखो कि काफ़ी सारे लोगों, देखो हमारे 12 हाउसेस है, सभी की कुंडली में 12 हाउसेस है, राइट। सो और नो प्लानट है, तो हाँ, हो सकता है कि सभी प्लानट अलग अलग ही बैठे हो, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करने जाए तो सूर्य, मंगल, बुध ऑलमोस्ट करीब करीब होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि रेयरिटी होगा कि जहाँ पे सारे जो प्लानट है वो अलग अलग हाउसेस में ही बैठे हो। मोस्ट प्रोबेबली एक हाउसेस में हमें एक से अधिक प्लानट मिल ही जाएंगे ईच एंड एवरी चार्ट में, राइट। सो उस हिसाब से भी हम काउंट करें तो सभी के चार्ट में हमें 4 या 5 हाउसेस ऑन एन एवरेज खाली मिलेंगे ही, राइट। लेट्स कमेंट सेक्शन में आप भी बताना कि आपकी कुंडली में कितने हाउसेस ब्लैंक है, सो मुझे भी आइडिया रहेगा और जो हमारे बाकी व्यूअर है वो भी जान पाएंगे कि ये ऑन एन एवरेज रेशियो कितना रहेगा एम्प्टी चार्ट का, राइट। सो अब देखो, एक तो फिक्स है कि भाई एम्प्टी हाउस होना तो है सभी के चार्ट में क्योंकि 9 प्लानट है, अब 12 राशि है, राइट। सो अगर 9 प्लानट को आपने डिफरेंट हाउस में बिठा दिया फिर भी आपके एम्प्टी हाउस बच जाते हैं, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट लगेगा ईच एंड एवरी कुंडली पे, राइट। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, सो टाइम स्टैम्प आई विल पुट, बट उससे पहले ही आई वुड लाइक टू से यू कि किस हिसाब से हम पूरे वीडियो में जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू एम्प्टी हाउस, उसके बाद हम लेंगे एम्प्टी हाउस है उस पर ट्रांजिस्ट कैसे लगेगा क्योंकि ट्रांजिस्ट ईजी है समझना। सो आई विल कवर द ट्रांजिस्ट, देन दशा, अंतरदशा और जो नॉर्मल प्रेडिक्शन, राइट। एक हम बेसिक प्रेडिक्शन करते हैं कि भाई इसके पास पैसा कैसे आएगा, इसका एजुकेशन कैसा रहेगा, तो वो एक नॉर्मल प्रेडिक्शन D1 से और दशा के हिसाब से प्रेडिक्शन, राइट। उसके बाद जो दिग्बल का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगेगा। ये दिग्बल का टॉपिक नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि जब हम दिग्बल को समझेंगे देन वी कनेक्टेड एम्प्टी हाउस जो कॉन्सेप्ट है वो उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई आई टेक हियर द दिग्बल कॉन्सेप्ट, राइट। उच्चबल और दिग्बल के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम क्लियर करेंगे। एंड द लास्ट की जो ईच प्लानट है उसकी काफ़ी सारे, सूर्य और चंद्रमा को आप बाद कर दो तो ईच जो प्लानट है उसकी 2 राशियाँ होती है और जो डुअल फेस है उन लोगों के, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। सो पूरा वीडियो कवर रहेगा 4 टॉपिक पे। एम्प्टी हाउस गोचर के हिसाब से देखना, दशा और जो नॉर्मल प्रिडिक्शन है वो देखना, दिग्बल वाला कॉन्सेप्ट कि जो यहाँ पे ज़रूरी है एम्प्टी हाउस को प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड द लास्ट वन डुअल, राइट। जैसे हमारे के नॉर्मल सोसाइटी में भी हर एक के डुअल फेसेस रहते हैं, घर में भी एक अलग फेस होता है, बाहर एक अलग फेस होता है, राइट। सो उस प्रकार से हम प्लानट की जो डुअलिटी है उसको अंडरस्टैंड करेंगे बाय द एस्ट्रोलॉजी, राइट। सो सबसे पहले हम पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्टी हाउस को समझो। देखो वैसे तो काफ़ी इजी है, जहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हो उसको एम्प्टी हाउस बोल दिया, राइट। सो क्लियर है, कुंडली में फाइंड आउट करना भी इजी है कि हाँ भाई मेरा 1st हाउस एम्प्टी है, मेरा 4th हाउस एम्प्टी है, 9th हाउस एम्प्टी है, वॉट एवर, राइट। सो अब क्या देखो, अगर हाँ अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाना चाहूँ तो मान लो कि हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ही, राइट, मेरे पास 3 या 4 प्रॉपर्टी है, आपके पास भी हो सकती है, राइट। सो मान लो कि आपके पास 4 या 5 प्रॉपर्टी है।
आप बैठोगे तो एक ही प्रॉपर्टी में, हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी सेम टाउन में ना होकर किसी दूसरे गांव में आपकी अदर प्रॉपर्टी है, राइट। सो अब क्या होगा, आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ की आपको टेंशन नहीं है। जो हाउसेस आपके खाली है, राइट, आपका है लेकिन खाली है, तो उसके रिगार्डिंग जो टेंशन है वो आपको ऑलवेज बनी रहेगी, राइट। सो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि जो आपके हाउसेस एम्प्टी हैं उसके रिगार्डिंग आपके अंदर ऑलवेज टेंशन बनी रहेगी। सो अब कैसे प्रिडिक्ट करना है, राइट। सो ये तो हमने बता दिया कि भाई हाँ ये इसकी टेंशन बनी है, लेकिन अब गोचर में मैंने आपको बताया था हम गोचर में देखेंगे, D1 में और दशांत दशा में देखेंगे, राइट। सो गोचर वाला कॉन्सेप्ट इजी है, तो पहले हम उसको लेते हैं। गोचर वाले कॉन्सेप्ट को कैसे लगाना है कि जो भी हाउस आपका एम्प्टी है, अगर वहाँ से कोई प्लैनेट ट्रांजिस्ट करेगा तो टेंशन बढ़ जाएगी उसके रिगार्डिंग। अगर वो आपका मित्र है तो वो जो जो जिस हाउस है, राइट, लगन का भी देखना है, लगन के लिए अकारक है कारक है वो देखना है, और जिस भाव से वो ट्रांजिस्ट हो रहा है उस राशि के लिए उसका नेचर कैसा रहेगा, राइट। सो मित्र होकर गुजर रहा है, दुश्मन होकर गुजर रहा है, उस प्रकार से हमारे टेंशन अप एंड डाउन हो गए, राइट। अगर हम नॉर्मल जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसको ही हम कैरी ऑन करें तो अंडरस्टैंड कि हमारा कोई प्रॉपर्टी है जो अनदर सिटी में है, तो अगर कोई हमारा फ्रेंड वहाँ पे रहने जाएगा, लाइक दैट कि वो खाली है, अगर वो बोला हम 10 दिन के लिए वहाँ जाएंगे तो वी आर नॉर्मल एग्री, यू कैन गो, राइट। अगर कोई क्रूर प्लैनेट है, अगर कोई हमारा दुश्मन है वो वहाँ पे जा रहा है, तो हम उतने इजी या बेफिक्र नहीं होंगे, हमें टेंशन लगा रहेगा, क्या करेगा, कुछ न कुछ उथल पुथल मचाएगा, मेरी प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा, कैसे जाएगा, राइट। ये सारी टेंशन हमें उस हाउस के रिगार्डिंग लगी रहती है। सो सेम कॉन्सेप्ट हमें एस्ट्रोलॉजी पे भी अप्लाई करना है। हमारा एम्प्टी हाउस है, अगर वहाँ से कोई ट्रांजिस्ट किया तो हमारी टेंशन है वो ड्यूरिंग दैट टाइम बढ़ जाएगी। होगा कुछ नहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो उतना कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन टेंशन बने रहेगा। लाइक दैट कि अगर केतु ने ट्रैवल किया तो केतु कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन टेंशन बनी रहेगी। मंगल है तो कुछ नुकसान तोड़ फोड़ उस हाउस के रिगार्डिंग हो सकती है, राइट। सो डिपेंड ऑन द प्लैनेट, बट राइट नाउ हम एम्प्टी ही बात कर रहे हैं तो पूरा एम्प्टी ही बात करेंगे कि मोटा मोटा एम्प्टी हाउस से कोई भी प्लैनेट गुजरेगा तो हमें टेंशन रहेगी। फ्रेंड है तो उस प्रकार से, अगर दुश्मन है तो उस प्रकार से हमारी टेंशन है वो रहेगी। अब दूसरा, जैसे मैंने बोला कि मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि एक हाउस में एक ही प्लैनेट हो, वो कम दिखाई देने मिलता है। कोई ना कोई अदर प्लैनेट मोस्ट प्रोबेबली साथ में वो हो जाता है। सो अगर जो आपका एम्प्टी हाउस है वहाँ पे 2 प्लैनेट एक ही साथ ट्रांजिस्ट करें और उसमें से एक प्लैनेट स्वगृही हो वहाँ का, ये लगते जो राशि है उस राशि का जो लॉर्ड है वही वहाँ से ट्रैवल करे, या कोई मित्र ट्रैवल कर रहा हो और बाद में हमारा एनिमी ट्रैवल करे तो कम दिक्कत देगा, राइट। सेम वे आपका प्रॉपर्टी है कहीं दूर पे, आपका मित्र वहाँ गया है रुकने के लिए, अब कोई दुश्मन वहाँ जा रहा है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाएगा, राइट। वो कोई भी है, राइट, वो प्रोटेक्ट करने की सोचेगा। और एम्प्टी हाउस में भी वही है। देखो एम्प्टी हाउस है मतलब खाली हो गया पूरा, कोई भी अटैक कर सकता है, अगर दुश्मन भी क्यों ना बैठा हो, राइट। अगर दुश्मन भी क्यों नहीं बैठा हो हाउस में, थोड़ा सा तो वो प्रोटेक्ट करेगा ही। लाइक दैट कि आप चाहे एनिमी के घर में ही क्यों नहीं बैठे हो, राइट, आप आपके दुश्मन के घर में ही रहते हो, मैं बात कर रही हूँ D1 की, राइट। मान लो कि आप दुश्मन के घर में हो और फिर वहाँ पे कोई ट्रैवल करेगा तो भी आप प्रोटेक्ट करोगे क्योंकि आप उस घर में बैठे हो। सेम एग्जांपल हमारी रियलिटी में भी हम लेते हैं कि लाइक दैट कि आपका कोई दुश्मन है, उसने आपके हाउस पे कब्जा किया है, अब वहाँ पे कोई आएगा तो फाइट तो करेगा क्योंकि वो इस हाउस के अंदर है, राइट। सो हाउस का तो प्रोटेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। सो नाउ क्लियर कि जो एम्प्टी हाउस है वो ट्रांजिस्ट जब होगा कोई भी प्लैनेट का उसके ऊपर से, उसके लिए हमें चिंता भी बनी रहती है। ट्रांजिस्ट के टाइम पे
जो प्लानट वहाँ से गुजरेगा उसके अनुसार हमें टेंशन रहेगी। एट द सेम टाइम कोई दूसरा प्लानट जो ट्रांजिस्ट करता है वो स्वगृही है या कुंडली के लिए कारक ग्रह है या मित्र है, तो हमारी टेंशन है वो कम हो जाएगी थोड़ी सी, राइट। अगर दोनों दुश्मन है और दोनों अकारक है तो हमारी टेंशन ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। सो डिपेंड ऑन द कंडीशन, बट आई थिंक मोटा मोटा आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट, राइट। सो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके चार्ट में कितने हाउसेस से वो एम्प्टी है, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड कॉन्सेप्ट। अब देखो उसको हमें दशा में भी लगाना है और नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी लगाना है, राइट। सो नॉर्मली तो मैंने आपको बताया कि अब कैसे प्रिडिक्शन करेंगे। अब आप चार्ट लेकर बैठे हो, गोचर का कोई हमें देखना ही नहीं है, बंदा यही पूछ रहा है कि मेरी ऑल ओवर लाइफ कैसी जाएगी, राइट। लाइक दैट कि मुझे मेरी मैरिज शादी कैसे चलेगी, मेरा एजुकेशन कैसा होगा, बच्चे, मेरा नसीब कैसा होगा, राइट। ये सारी बातें ही आपको पूछ रहा है। अब अगर प्लानिट कोई बैठा है तो उसके हिसाब से हम बता देते हैं, और कुछ नहीं है तो जो नॉर्मल रूल्स है कि जिस हाउस के रिगार्डिंग वो पर्सन बात कर रहा है उसका हाउस लॉर्ड का जो पोजीशन है अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रिडिक्शन कर देते हैं, राइट। मान लो कि हमने कोई 7th हाउस के रिगार्डिंग की प्रिडिक्शन पूछ रहा है, मैरिज के रिगार्डिंग, वहाँ पे हमने क्रूर प्लानिट बैठे हैं, हमने देख लिया कि भाई यहाँ तो मंगल बैठा है, राहु बैठा है, तो हमने बोल दिया कि भाई मैरिज तो अच्छी नहीं दिख रही है क्योंकि 2 क्रूर प्लानट है वो आपके 7th हाउस में बैठ गए हैं। अब हमने सीधा तो नहीं बता देंगे, अब हम देखेंगे कि भाई ओके हाउस तो थोड़ा सा बिगड़ गया है लेकिन हाउस लॉर्ड है, राइट, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। तो हमने देखा कि भाई जो हाउस लॉर्ड है वो गुरु के घर में जाकर बैठा है, और जो 7th हाउस पे वहीं भी कहीं ना कहीं से गुरु का कनेक्शन बन रहा है, गुरु का पंचम दृष्टि आ रहा है, गुरु का 7th एस्पेक्ट आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि हाँ प्रॉब्लम दिख रही है लेकिन चल जाएगी, फिर भी शादी होगी, चल जाएगी, परमात्मा की ब्लेसिंग से आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। पर जब एम्प्टी हाउस है, मान लो कि किसी का 7th हाउस एम्प्टी है, किसी का 9th हाउस एम्प्टी है, तो अब क्या ओनली हाउस के लॉर्ड पे हम प्रिडिक्शन कर दें तो वो तो थोड़ा सा वैलिड नहीं होगा। क्योंकि मान लो कि अगर मैं बोल दूँ मेरा 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, राइट, सो और 7th हाउस एम्प्टी है, तो काफ़ी लोगों का 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा होगा, काफ़ी लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होगा। तो क्या सभी का जो प्रिडिक्शन है वो सेम जाएगा? नहीं, उस टाइम पे उस भाव की जो वेटेज है वो बढ़ जाती है। इससे पहले भी मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था कि जो हाउस है वो इस तरह से समझो कि परमात्मा ने हमें वो गाड़ी दिया है, राइट, और जो हाउस लॉर्ड है उसकी जो कंडीशन है वो उस तरह से देखो कि वो ड्राइवर हमें कैसा मिला है। तो जब कभी भी हमें एम्प्टी हाउस मिले तो उसका मतलब है कि हमें खाली गाड़ी मिली है, कोई ड्राइवर नहीं है, उसका ड्राइवर है, उसकी कंडीशन वहाँ से देखनी है। अब हाउस को कैसे देखें? हमें तो ड्राइवर वो गाड़ी है वो मिल चुके हैं, उसके अंदर कुछ नहीं, पुराने कुछ नहीं है, राइट। तो अब क्या देखना है कि वो जो हाउस है वहाँ पे कौन दिग्बल होता है, दिग्बल और एक्सोल्टेशन, उच्चनाथ, राइट, जो जहाँ पे प्लैनेट एक्सोल्टेड होते हैं वो 2 अलग अलग चीज़ है, राइट। मान लो कि दिग्बल के रिगार्डिंग अगर आप देखने जाओ तो मंगल को दिग्बल कहाँ पे मिलता है? 10th हाउस में। सूर्य को दिग्बल मिलता है 10th हाउस में। गुरु बुध को दिग्बल मिलता है 1st हाउस में। आपके चंद्रमा और शुक्र दोनों को दिग्बल मिलता है 4th हाउस में। शनि को दिग्बल मिलता है 7th हाउस में। एक्सोल्टेशन है वो हाउसेस के हिसाब से नहीं होगे, हाउसेस फिक्स है, राइट, हाउस फिक्स है। अगर किसी के चार्ट में मैं 1st हाउस की बात करूँ तो आप ऊपर ही उंगली करोगे, राइट। 1st हाउस, यहाँ पे 7th हाउस है, 4th हाउस है, 10th हाउस है, ये फिक्स है, हाउस फिक्स है, हाउस नहीं बदलते हैं। लाइक दैट कि अगर आप कोई अपार्टमेंट में रहते हो तो आपका फ्लैट है, राइट, उसका जो
अप डोर है वो फिक्स है, राइट, हाउस फिक्स है, आप उसकी जगह नहीं बदल सकते हो। आप हाँ, आपके बेड की कंडीशन बदल सकते हो, आपका डाइनिंग टेबल है वो बदल सकते हो, वो सब कर सकते हो, लेकिन हाउस आपका फिक्स रहेगा। सो हाउस के हिसाब से हम दिग्बल देते हैं, और दिग्बल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब एग्जोल्टेड तो प्लानेट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हो सकता है। मान लो कि मैंने बोला कि गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, लेकिन वो कर्क साइन, वो कैंसर साइन आपके चार्ट में कहीं पे भी हो सकती है। समझ रहे हो आप कॉन्सेप्ट को, कि गुरु आपका एग्जोल्टेड है तो हो सकता है कि आपका मिथुन लगन है तो गुरु सेकंड हाउस में एग्जोल्टेड होगा, क्योंकि वहाँ पे कर्क राशि आएगी। अगर आपका वृषभ लगन है, राइट, सो 2 3 4 तो आपके थर्ड हाउस में गुरु एग्जोल्टेड हो जाएंगे। अब ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, ये चार्ट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपका लगन क्या है, वो किस हाउस का लॉर्ड बन के एग्जोल्टेड हुआ है, कौन से हाउस में हुआ है। सो वो ब्लेसिंग है, प्लानेट का एग्जोल्टेशन मिलना ब्लेसिंग है। उस ग्रह के रिगार्डिंग जो कारकत्व है वो बढ़ जाएंगे उसके, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, दैट डिपेंड्स ऑन द चार्ट, कि आपका कौन सा लगन का चार्ट है, कौन सा प्लानेट एग्जोल्टेड हुआ है और किस भाव में, राइट। सो लगन फिक्स हो गया तो एग्जोल्टेशन कहाँ पे होगा वो फिक्स ही है। लेकिन फिर भी मोटा मोटा ये समझो कि दिग्बल ऑलवेज वर्किंग, ऑलवेज वर्किंग, राइट। और जो हमें प्लानेट उच्च का मिला है वो वर्क करेगा भी और ना भी करे, राइट, लाइक दैट। कि अगर आपका वृषभ लगन है, वृषभ लगन में आपने गुरु चंद्र का गजकेसरी योग है वो थर्ड हाउस में बना दिया। अब वृषभ लगन के लिए गुरु भी कारक है और आपने थर्ड हाउस को एक्सोल्टेड कर दिया, राइट, वहाँ पे चंद्रमा भी आपने ला दिया जो स्वगुरु है, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना अगर आपका वृश्चिक लगन होता और वहाँ पे एक नॉर्मल सा गजकेसरी योग बन जाता ना, राइट, तो भी वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे पाता, राइट। सो राइट नाउ आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू कि दिग्बल है वो काम 100% करेगा। हमारा जो प्लानिट का एक्सोल्टेशन है वो काफ़ी बार काम करेगा, काफ़ी बार नहीं काम करेगा। नाउ अगेन बैक टू द कॉन्सेप्ट, मैं क्यों आपको दिग्बल समझा रही हूँ, क्योंकि अब प्लानेट तो ब्लैंक है, प्लानेट ब्लैंक नहीं है, हाउस ब्लैंक है, राइट। सो अब हमारा हाउस ब्लैंक है, अब देखना है कि जो हाउस ब्लैंक है, राइट, उसके अंदर जो प्लानेट दिग्बल मिलता है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है। मान लो कि आपका फर्स्ट हाउस ब्लैंक है, अब फर्स्ट हाउस में कौन दिग्बल होता है, गुरु और बुध, राइट। सो अब हमें फर्स्ट हाउस को तो सिग्निफाइन करना ही है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को तो देखना ही है, उसका कंडीशन देखना है, लेकिन साथ में गुरु और बुध को भी देखना है, तभी जाकर आप फर्स्ट हाउस का जो प्रेडिक्शन है वो कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। ऐसा ही जब आपका 10th हाउस ब्लैंक है तो आपको मंगल और सूर्य का दिग्बल देखना है, उसके बाद आप कंफर्म कर पाएंगे। सो दिग्बल जो है उसको भी समझना है, और उस भाव का जो कारकत्व है, राइट, उसका जो कारक प्लानेट है उसको भी आपको समझना है कि वो चार्ट में कौन सी स्थिति में है। और दिग्बल मान लो कि मंगल को दिग्बल 10th हाउस में मिलता है, अगर वही मंगल 11th हाउस में हो तो भी हम थोड़ा सा अच्छा ही मानेंगे, क्योंकि वो दिग्बल से नज़दीक है, लाइक दैट कि आपका स्कूल है, आप स्कूल से नज़दीक हो, राइट। सो ये आपके लिए फेवरेबल हो गया, चाहे एग्जैक्ट स्कूल के सामने नहीं हो लेकिन थोड़े से ही डिस्टेंस पे हो, तो ये बात आपके लिए फेवरेबल रहेगी, राइट। सो हमने दिग्बल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया। दिग्बल को भी आप देखो डीपली अंडरस्टैंड करो, गुरु को और बुध को दिग्बल फर्स्ट हाउस में क्यों मिला है, क्यों और प्लानेट को नहीं मिला। ये था तो मंगल का हाउस, हमारी बॉडी थी तो मंगल को यहाँ पे दिग्बल मिलना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरी बॉडी ही मेरे लिए फर्स्ट है। अगर मेरी बॉडी नहीं है तो मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन देखो परमात्मा ने या एस्ट्रोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप इस पृथ्वी पे आते हो तो ऑलरेडी आपके रोग, ऋण, रिपु, शत्रु, राइट, वो सब है। और
ऑन एन एवरेज आपके पास एक स्ट्रेंथ भी होगा, लेकिन इन सभी को परफेक्ट यूटिलाइजेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए, राइट? सो जब आपके पास सब कुछ है लेकिन एक अच्छा दिमाग नहीं है, लाइक दैट कि आपके पास बुद्धि नहीं है, तो आप जो परमात्मा ने जो आपको ब्लेसिंग दिया है, जो आपका ये जन्म है, वो आप सक्सेसफुली यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो दिमाग का होना काफ़ी ज़रूरी है। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न क्यों काल पुरुष का 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ पे दिग्बल हो गया, राइट? अगर हम काल पुरुष की कुंडली को विजुअलाइज करें तो यहाँ पे बुध एग्जोल्टेड, बुध दिग्बल हो रहा है। और बुध के पास हाउसेस कौन है? 3rd हाउसेस, हमारे अनकॉन्शियस माइंड का हाउस है, वो यहाँ पे दिग्बल हो रहा है। हमारे 6th हाउस का लॉर्ड है, वो दिग्बल हो रहा है। क्योंकि दुश्मन तो ऑलरेडी जब हम धरती पे आते हैं हमारे होगे, राइट? पर उससे कैसे लड़ना है, वो हम दिमाग से लड़ना है। क्योंकि अगर हर एक के साथ आप फाइटिंग करने जाओगे तो आफ्टर ऑल यू आर वेस्टेड योर एनर्जी, आपकी पूरी ज़िंदगी है वो फाइटिंग में ही चली जाएगी। रादर देन दैट अगर आप आपके दिमाग का यूज़ करोगे तो आप फाइट भी कर पाओगे, अपने लिए भी प्रेशियस टाइम बचा पाओगे और लाइफ में कुछ ना कुछ कर जाओगे। सो दिमाग का होना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। और सेकंड, दिमाग तो है लेकिन देखो आप बुरी चीज़ों में भी अपना दिमाग लगा सकते हो, राइट? सो यहाँ पे 12th हाउस का जो लॉर्ड है या तो जो भाग्य का लॉर्ड है वो भी दिग्बल होता है, क्योंकि आपके पास परमात्मा ने दिमाग दिया है लेकिन एट द सेम टाइम आपके पास थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, कोई भी आपका जो कोई भी रिलीजन हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी को होना यहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि तभी आप आपकी जो दिमाग है, आपका जो बुद्ध है, आपकी जो बुद्धि है, उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और आपके अंदर वो वैल्यू है वो तभी से आप सीखेंगे, आपके अंदर आएगी, राइट? सो 1st हाउस में गुरु और बुध दिग्बल होते हैं। और अगर हम हमारी लाइफ को भी अंडरस्टैंड करें तो जब हम हमारी सोच अच्छी होगी तभी तो हम कुछ अच्छा बोलेंगे, राइट? अदरवाइज हमारी सोच ही अच्छी नहीं है, हमारे दिमाग में भी कुछ ना कुछ उलट पुलट बातें चल रही है, तो हम कभी कुछ अच्छा बोल नहीं पाएंगे। और जब हम अच्छा बोलेंगे, राइट, जब आपका जो स्पीकिंग है आप अच्छा बोलेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो अच्छा होगा, राइट? क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हमारा सराउंडिंग एरिया हो जाएगा। उसी के अंदर हम हमारे 24 आवर्स है वो स्पेंड करते हैं, तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो उसी के हिसाब से बनेगा। और ये जो राइट नाउ टेक्निक है ना, आई फॉरगेट, कि बार बार रिपीट करना, राइट? कुछ बोल मैनिफेस्टेशन, राइट? सो आपको जो बात आपको चाहिए, राइट, बार बार बोलो, लिखो, वो क्या है? हम हमारे अनकॉन्शियस माइंड को वो मैसेज दे रहे हैं। सो जो आप बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, तो आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो अच्छा रहेगा। और जब आपका अनकॉन्शियस माइंड अच्छा है तभी आप हैप्पीनेस फील कर पाओगे, लाइक दैट कि 4th हाउस, राइट? आपने अच्छा सोचा, 1st हाउस, आपने अच्छा बोला, 2nd हाउस, आपका अनकॉन्शियस माइंड अच्छा रहा, 3rd हाउस, और वहाँ से ही आपको मेंटल पीस आई, जो इनर हैप्पीनेस है वो आई, तो मतलब कि आपका 4th हाउस अच्छा हुआ। और जब आपका 4th हाउस अच्छा होगा तभी तो आपका 5th हाउस, मतलब कि आपका स्टमक अच्छा रह पाएगा। और आप अपने बच्चों के लिए अपनी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी। क्योंकि जब तक आप 4th हाउस अच्छा नहीं कर लेते हो आप 5th हाउस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब तक आप 2nd हाउस अच्छा नहीं करोगे आप 5th हाउस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मैंने थॉट के प्रोसेस से भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप कुछ भी खा रहे हो, राइट? आप कुछ भी खा रहे हो तो आपका स्टमक कैसे अच्छा रहेगा? और जब आपका स्टमक ही अच्छा नहीं है तो आपको सारी बीमारियां हो सकती है। तो आप 6th हाउस की ओर जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। और जब अगर हम थॉट प्रोसेस पे बात कर रहे थे कि जब आप बोलते अच्छा नहीं हो तो आपका अनकॉन्शियस माइंड अच्छा नहीं है, आपकी पीसफुल हैप्पीनेस नहीं है, आपकी हैप्पीनेस नहीं है तो क्रिएटिविटी नहीं आएगी, क्रिएटिविटी नहीं है तो आप बेचैन हो, आप अपने इमोशन है वो अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हो।
सो कहीं ना कहीं आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, मूडलेस है, निराश हो जाना, ये सारी चीज़ें रहेगी और आप रियली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। अगर हम आयुर्वेद के बेसिस पे देखें तो वहाँ पे भी कहा गया है कि हमारे जो मोस्ट ऑफ द डिसीज़ है उसका जो कनेक्शन है वो हमारे स्टमक से है। अगर आपका पेट अच्छा है, आपका पेट साफ है, तो आपको काफ़ी सारे जो डिसीज़ है वो होने की जो पॉसिबिलिटी है वो डाउन आ जाती है। और वो मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोज भी वहीं से करते हैं कि हम आयुर्वेद के पास जाते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि क्या आपका पेट साफ आ जाता है, रूटीन डेली आपका जो मॉर्निंग शेड्यूल है वो ठीक है, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। और अगर कोई भी डिसीज़ लेकर जाओ आयुर्वेद के पास, तो वो पहला क्या करेंगे, आपका जो स्टमक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करेंगे, राइट। सो सभी जगह एक ही कॉन्सेप्ट है, आप आयुर्वेद से समझो, आप एस्ट्रोलॉजी से समझो, कुछ भी, राइट। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे दिग्बल की। फर्स्ट हाउस में गुरु और बुध को दिग्बल मिलता है, फोर्थ हाउस में चंद्रमा को दिग्बल मिलता है, जो इमोशन का कारक है, जो मास को रिप्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन देखो, इमोशन के साथ साथ आपको कुछ काम भी करना रहेगा, राइट, क्योंकि मास किसी का नहीं हुआ, लाइक दैट कि पब्लिक, राइट। सो अगर आपको काम करता रहना पड़ेगा, आपको फीलिंग से आपका लव है वो देता रहना पड़ेगा, तभी आपको बैक मिलता रहेगा, राइट। सो वहाँ पे चंद्रमा भी दिग्बल प्राप्त करते हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे शुक्र को भी दिग्बल मिला है, क्योंकि जब आप लोगों को प्यार दोगे, राइट, जब आप मास को प्यार दोगे या उसको जो कुछ भी चाहिए, राइट, वो आप दोगे, उस टाइम पे आपको उसका जो फीलिंग है, बैक है, वो मास से आपको मिलेगा। अब दिग्बल पे की हम जो बात कर रहे थे कि 10th हाउस में मंगल दिग्बल होता है और सूर्य। 10th हाउस में मंगल क्यों दिग्बल होता है, क्योंकि जब तो वो घर तो शनि का है, राइट, फिर भी 10th हाउस में मंगल को दिग्बल मिलता है। क्यों मिलता है, तो देखो, कर्म तो हम करते हैं, राइट, लेकिन जो एफर्ट है, कर्म करना है, लेकिन बिजनेस में हमें क्या चाहिए, साहस चाहिए, काफ़ी बार अप एंड डाउन होगा, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। स्टेबिलिटी वो किसके लिए, कि जॉब है और एक रूटीन वर्क ही करना है उसके लिए, राइट। लेकिन एक्चुअल में आप कुछ बनना चाहते हो तो आप स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कभी नहीं चुन पाओगे, राइट। जो हायर पोजीशन पे है, राइट, उसका आप देखो, बिजनेस या जॉब, वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं होगा, उसको जो अप एंड डाउन है उसके साथ मैनेज करना ही रहेगा। सो यहाँ पे मंगल को दिग्बल मिलता है, और यहाँ पे जब आपको सक्सेस होना है, राइट, वहाँ पे आप फीलिंग लाओ, राइट। सो वो काम नहीं करेगी, आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मंगल के जैसा ऑलवेज काम करना, रेडी रहना, और सूर्य की जितना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना, दूसरों को काम करने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए, राइट, कि आपको काम करना ही रहेगा। वहाँ पे चंद्रमा जैसा सॉफ्ट नेचर, ओके आप बीमार हो, आपके घर पे ये है वो है, राइट, हाँ, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, लेकिन आप इतने कोऑपरेटिव हो जाओ, इतने कोऑपरेटिव हो जाओ अपने ईच एंड एवरी आपके जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके कलीग से, सभी के साथ आप इतने फैमिली से जुड़ जाओ, राइट, तो फिर आप अपना जो आउटपुट है वो नहीं दे पाओगे, राइट। सो कुछ भी हो, आपको वहाँ पे मंगल और सूर्य का जो स्ट्रॉन्ग पावर है वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग लाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जो पूरा स्टाफ मेंबर्स है उसको हैंडल कर पाओगे और आपका बिजनेस है वो ग्रो हो पाएगा। अब दूसरी बात कि वहाँ पे शनि, तो शनि का घर है, मंगल तो उसके लिए फ्रेंड नहीं है, फिर भी मंगल को वहाँ पे दिग्बल प्राप्त हुआ है और सूर्य को भी दिग्बल प्राप्त हुआ है, जबकि सूर्य और शनि की इतनी नहीं बनती है। फिर भी देखो, यही तो दिग्बल की जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है। और शनि को दिग्बल कहाँ पे मिला है, शनि को दिग्बल मिलता है 7th हाउस में। ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये तो हाउस है मैरिज का, शनि तो मैरिज का उतना बड़ा कारक नहीं है, बट क्यों, शनि स्टेबिलिटी को दिखाता है, एक रेगुलरिटी को दिखाता है, राइट। यहाँ पे हमें मंगल जैसा प्लानिट नहीं चाहिए, राइट, यहाँ पे हमें उग्रता नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें बैलेंस चाहिए, राइट। और जो काफ़ी अब तो फॉरेन कंट्री में ये ज़्यादा है कि कपल है वो मंडे टू फ्राइडे वर्क करते हैं और सैटरडे संडे वो
कुछ नहीं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ये उसका एक पहले से ही रूल्स या फंडा ही होता है कि भाई सैटरडे संडे हम ऑफ रखेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे, और तब भी तो मैरिज लाइफ चल पाएगी। अब मैरिज लाइफ में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, सो वहाँ पे सैटर्न का होना ज़रूरी है, बैलेंस करना ज़रूरी है। वहाँ पे मंगल जैसा उग्रता वाला प्लानेट है वो नहीं चलेगा। और जब हम कुछ सक्सेस चाहते हैं हमारे बिजनेस में या जॉब में, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं चलेगी, राइट। अगर आप जॉब भी करते हो तो आपको रिस्क लेकर जॉब बदलना ही रहेगा। एक ही जॉब में वेरी रेयर कि आपका स्टडी प्रोग्रेस हो पाए, राइट। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि आपको दिग्बल समझाने का, कि कौन सा प्लानेट कहाँ पे दिग्बल होता है, और अगर वो प्लानेट दिग्बल के नज़दीक है तो भी आप आइडिया लगा पाओगे कि हाँ इसका हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा गिनना है, राइट। सो हमने स्टार्टिंग किया था एम्प्टी हाउस से, उसके बाद हमने गोचर वाले कॉन्सेप्ट को समझा। अब मैंने आपको दिग्बल और उच्चनाथ का जो कॉन्सेप्ट है दैट आई ऑल्सो क्लियर टू यू कि कैसे देखना है। और हम जो एनर्जी भी मैंने आपको बताई कि फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस सभी के जो एनर्जी है वो कैसे कनेक्टेड है। यहाँ पे भी जो मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जब तक आपका सिक्स्थ हाउस बैलेंस नहीं है आप सेवन्थ हाउस को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों का सिक्स्थ हाउस बैलेंस नहीं है, सिक्स्थ हाउस में ज़्यादा क्रूर प्लानेट है, तो उन लोगों का नेचर कैसा रहेगा कि वो मोस्ट प्रोबेबली लड़ाई झगड़े में ही उतने बिजी रहेंगे कि वो अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी बार ये भी होता है कि लड़ाई झगड़ा कहीं बाहर नहीं है, अपने आंतर मन के साथ ही है। सिक्स्थ हाउस में क्रूर प्लानेट है, आपका नेचर ही ऐसा हो गया, आप शांत बैठ ही नहीं पाओगे, राइट। सो अगर आप उतने क्रूर प्लानेट है वो सिक्स्थ हाउस में है, और मान लो कि सेवन्थ हाउस में भी क्रूर प्लानेट बिठा दिए, तो आप अपनी मैरिज लाइफ है उसको अच्छे से नहीं हैंडल कर पाओगे। लेकिन सिक्स्थ हाउस में और सेवन्थ हाउस में शनि को हमने अच्छा बोला है, क्योंकि वो एक बैलेंस है, राइट। शनि देव न्याय के देवता है, तो वो बैलेंस करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शनि को सिक्स्थ हाउस और सेवन्थ हाउस दोनों में अच्छा बोला गया है, राइट। सो मोटा मोटा हमने यहाँ तक कवर कर लिया कि अब एक लास्ट जो कॉन्सेप्ट है डुअल वाला वो हमारा बाकी है। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और समटाइम्स आई ऑल्सो एंजॉय कि लाइफ में आप सभी ने ये एक्सपीरियंस किया ही होगा कि कोई एक पर्सन है, उसको हमने एक टाइम पे कुछ अलग देखा, एक टाइम पे कुछ अलग देखा, या तो ये भी हो सकता है कि आपके साथ एक महीना एक साल वो अलग ही बिहेवियर था, आफ्टर 4 और 5 ईयर्स वो आपका एनिमी हो गया, या तो पहले झगड़ा था अब वो हमारा फ्रेंड हो गया। सो एवरीबडी हैव ए डुअल पर्सनालिटी, राइट। सो प्लानेट के पास भी है, कैसे है ये आप समझो, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो कालपुरुष की राशि से हम समझते हैं कि पहले भाव में मेष राशि आती है और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है। दोनों के लॉर्ड मंगल है, राइट। एक मंगल यानी कि जो मेष राशि है वो आपके अस्तित्व को, आपके खून को, आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है। एट द सेम टाइम उसकी जो दूसरी राशि है 8th हाउस की, जो मृत्यु को, आपके डेथ को, शरीर का जो हमने नाश कर दिया, राइट। सो उसको रिप्रेजेंट करती है। ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमें जब एम्प्टी हाउस प्रिडिक्ट करने हैं तो मंगल की राशि है, लेकिन वो क्या बता रही है हमें, राइट। वो जो पेंट है वो आपको वहाँ पे लगाना पड़ेगा। दिग्बल वाला भी देखो एम्प्टी हाउस है, तो पहले आपको ये देखना है कि एम्प्टी हाउस में कौन सी राशि है, राइट। मंगल की राशि है, लेकिन वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रही है। एट द सेम टाइम उसका जो लॉर्ड है वो किस हालत में बैठा है, उसका पोजीशन क्या है, और जिस भाव की हम बात कर रहे हैं उसका जो कारक प्लानेट है वो किस सिचुएशन में है। अगर कोई दिग्बल की बात हम कर रहे हैं तो उस हाउस में कौन सा प्लानेट दिग्बल हो रहा है, वो दिग्बल से कितना दूर है, वो भी हमें उसके साथ कंजक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम फाइनल प्रेडिक्शन पे पहुंच पाएगा, राइट। सो फर्स्ट हमने बात की मेष राशि की, और दूसरी राशि जो मंगल की होती है वृश्चिक, एक अस्तित्व को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा उसके डेथ को, एक शरीर को रिप्रेजेंट करती है, खून को, एक डेथ को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी राशि है हमारी वृषभ राशि और तुला राशि, राइट। वृषभ राशि 2nd हाउस, तुला राशि 7th हाउस।
दोनों हमारे रिलेशन को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक फैमिली के जो हमारे रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करती है, और 7th हाउस हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करती है। पर वहाँ पे भी देखो कि ये रेयर केस होता होगा, 100% तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन अदरवाइज व्हाट मैंने जो देखा है कि आपका फैमिली है, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी है, राइट। तो शुक्र का एक भाव है वो आपके साथ है, लेकिन जैसे ही 7th हाउस यानी कि आपका स्पाउस आता है, कहीं ना कहीं आप थोड़े से तो इम्बैलेंस हो जाओगे, या तो फैमिली को लगेगा कि ये मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है अब, या तो स्पाउस को लगेगा कि भाई तुम तो अपनी फैमिली में ही बिजी है तो मुझे शादी क्यों करनी चाहिए, राइट। सो दोनों खिंचा हुआ है, राइट, दोनों के अंदर अलग अलग एनर्जी है वो है। अब वैसे ही अगर हम 3rd हाउस और 6th हाउस यानी कि बुध की बात करें, सो मिथुन और कन्या, राइट। सो मिथुन क्या है, एक कुमार ग्रह है, वहाँ पे हमें बुध का जो कुमार वाला जो कैरेक्टर है वो दिखाई देता है, भोला है, बच्चा है, कुमार है, गुड लुकिंग है, राइट, वो सारी चीज़ें दिखाई देती है। और जब हम कन्या राशि पे आता है तो एट द सेम टाइम हमें 6th हाउस में लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, रोग ऋण, शत्रु, अच्छा लॉयर है, राइट, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, जहाँ हमने बच्चा बोल दिया यहाँ हमने कोर्ट मिला दिया, वहाँ हमने एक अच्छा गुड लुकिंग सौम्य बोला, यहाँ पे हमने फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, रोग ऋण, शत्रु को ले आए, राइट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको अपने हाउस के हिसाब से पहले आइडेंटिफाई करना रहेगा कि यहाँ पे बुध देवता है, लेकिन वो मुझे किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमने मेष, वृषभ, मिथुन। अब कर्क और सूर्य को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारे मदर और फादर को रिप्रेजेंट करते हैं, और मदर फादर ऑलवेज हमारे लिए सेम रहते हैं, राइट। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे। हाँ, काफ़ी बार हमें लगता है कि दे आर कंट्रोलिंग अस टू मच, राइट, वो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें प्राइवेट स्पेस नहीं दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड उसका इंटेंशन कभी भी गलत नहीं होता है, वो हमारे लिए ऑलवेज एक ही जोन में चलेंगे। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखो, सूर्य और चंद्रमा को एक एक साइन ही मिला है, राइट। सूर्य को लियो और चंद्रमा को कैंसर, राइट। सो उसके पास एक ही जो हाउस है उसकी लॉर्डशिप है, तो उसका हम डुअल बात नहीं करेंगे। और ये भी प्रूव है कि हमारी मदर हमारे लिए ऑलवेज बेनिफिशियल रहेगी, उस डुअल पर्सनालिटी वहाँ पे नहीं आएगी, और एट द सेम टाइम फॉर द फादर, राइट। सो नेक्स्ट मूव हमने 4, 5, 6 हमने बात कर लिया मिथुन राशि में, मिथुन राशि के साथ 7 हमने तुला का भी बात कर लिया, वृषभ के साथ 8 हमने वृश्चिक का भी बात कर लिया। अब जो लास्ट 4 राशियां है जो गुरु और शनि की है, अब देखो 9 और 12, राइट, दोनों राशियां है तो गुरु की। 9th राशि जो गुरु की है धनु राशि, उसमें हम बात करते हैं हमारे फादर की, कि और फादर से हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, राइट, कि फादर का प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, फादर की ब्लेसिंग मुझे मिल जाए, और फादर हमारे लिए करते भी काफ़ी कुछ है। अगर प्रॉपर्टी ब्लेसिंग ये सब कुछ छोड़ दो तो ऑन एन एवरेज जब तक आप बड़े नहीं हो जाओ, अपने पैरों पे स्टेबल नहीं हो जाओ, उस टाइम तक फादर आपका पालन पोषण करते हैं मदर के साथ साथ, राइट। सो वो हम एक साइड पे रख देते हैं। फिर भी हम लाइफ में भी चाहते हैं कि नसीब का साथ मिले, मुझे फटफट मिले, मुझे थोड़ा सा ही मैं वर्क करूं और मुझे ज़्यादा गेन मिले, परमात्मा की ब्लेसिंग मिले, राइट। ये सारी चीज़ें धनुराशि के अंडर में आती है, राइट। बट जब आप मीन में जाओगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हमने मिलना, नसीब का साथ, लक, उससे टोटल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बात कर दी, राइट। मीन में आकर हम क्या कहते हैं, छोड़ो, राइट, ये लास्ट जोड़ी साइन है, छोड़ना है। यहाँ पे लक की या सपोर्ट की ये कुछ बात ही नहीं है। यहाँ पे तो जितना है आज तक पृथ्वी पे आपने जितना किया है छोड़ दो, राइट, सब छोड़ने की बात यहाँ पे की गई है।
सो ये भी टोटल ऑपोजिट है। वहाँ पे हम लक का सपोर्ट मांग रहे थे, यहाँ पे लक का सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन आपके पास जो कुछ भी है वो भी आपको छोड़ना है, राइट। सो ये भी टोटल ऑपोजिट थोड़ा सा हो गया। और लास्ट हम लेते हैं 10 और 11 शन, राइट। जस्ट ओके, हम लास्ट बात करते हैं 10 और 11 नंबर, कुंभ और हमारी मकर राशि आएगी, राइट। सो मकर और कुंभ की बात करते हैं। देखो, है तो शनि की राशि दोनों। मकर में हम करते हैं कि कर्म करो, क्योंकि 10th हाउस में आती है। कर्म कर्म किए जाओ, फल की प्राप्ति की, हम जैसे गीता में बोलते हैं कि आप अपना कर्म करते जाओ, फल के लिए कोई एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी चाहिए। लेकिन जैसे ही 11 नंबर बैक टू बैक नेक्स्ट हाउस में हम आते हैं, 11th हाउस, हमने किसका बात कर दिया, गेन का, राइट। 10th हाउस में हम बोलते कर्म किए जा, फल प्राप्ति की इच्छा मत करो, राइट। लेकिन शनि की वही दूसरी राशि है कि जो गेन के बारे में सोच रही है, राइट। सो ये सारे कॉन्सेप्ट है वो आपको एम्प्टी हाउस में अप्लाई करने होंगे, और उसके बाद आपका जो फलित है वो बेस्ट हो जाएगा। जब एक बार आपने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, राइट, आप समझ लो कि 50% चार्ट को आपने समझ लिया। क्योंकि जो ऑन एवरेज मैं समझती हूँ कि किसी के भी चार्ट में आपको 9 प्लानेट है तो 10, 11, 12 3 हाउसेस तो खाली मिलने ही है, और 3 तो रेयर ही हो गए, 3 से ज़्यादा हाउसेस आपको खाली मिल जाएगा, राइट। सो अगर आपने 30% चार्ट तो एम्प्टी हाउस के अंडर ही आ जाएगा। सो आपको एम्प्टी हाउस को कैसे समझना है, वंस अगेन आई कोलैबोरेट एवरीथिंग जो अब तक हमने इस लेक्चर में स्टडी किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्टी हाउस है वो कौन सी राशि है वो देखना है। जिस तरह से मैंने डुअल साइन समझा है कि मंगल के साइन है तो वो कौन से रिजल्ट आपको दे सकती है। सेकंड, उस हाउस का लॉर्ड जो आप ऑलवेज देखते ही थे, सो वहाँ पे कौन सा साइन है। अगर ये कर्क और लियो साइन होगा तो अलग बात है, लेकिन जो डुअल साइन है तो आपको ये देखना रहेगा। हाउस लॉर्ड की स्ट्रेंथ वो तो हम देखते ही आ रहे थे। उस भाव का जो कारक है उसके कंडीशन है वो देखना रहेगा। और अगर कोई ऐसा हाउसेस है कि जो दिग्बल के लिए हम देख रहे हैं, वहाँ पे कोई प्लानेट दिग्बली हो रहा है, तो उस दिग्बल का जो वो दिग्बल वाला जो प्लानेट है वो आपके चार्ट में कैसा बैठा है वो देखना रहेगा, राइट। सो आई थिंक आपको अंडरस्टैंड हुआ उस हाउस में कौन सी राशि है। हाउस लॉर्ड तो ऑलवेज हम देखते ही थे, उस हाउस का जो कारक प्लानेट है उसको देखना है, और उस हाउसेस में जो प्लानेट दिग्बल प्राप्त करते हैं उसका कंडीशन आपके चार्ट में कैसा है वो देखना है। आफ्टर देन यू कैन प्रेडिक्ट अबाउट दैट हाउस। ट्रांजिट तो मैंने आपको बताया ही था कि वहाँ से कोई प्लानेट गुजरेगा तो हमें टेंशन रहेगा, और अगर कोई नहीं गुजर रहा है तो भी जो आपके एम्प्टी हाउसेस है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा दिमाग में टेंशन बना रहेगा, क्योंकि वो एम्प्टी हाउस है, खाली हाउसेस है, राइट। पर है तो आपके हाउसेस ना, कुंडली का वो खाली भाव है लेकिन है तो मेरा भाव ना। कोई ना कोई मान लो कि मेरा फर्स्ट हाउस खाली है, सेकंड हाउस खाली है, लेकिन हमने क्या बोला, मेरा फर्स्ट हाउस खाली है, तो कहीं ना कहीं हाउस तो मेरा है और खाली है, तो मुझे उस चीज़ के रिगार्डिंग टेंशन तो लगा रहेगा, राइट। सो आई थिंक आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आपके लाइक है, कमेंट है, वो मुझे प्रोत्साहित करेंगे और भी अच्छे बेहतर ढंग से और बेटर क्वालिटी ऑफ नॉलेज आपको देने के लिए। सो आपका कोई भी सुझाव हो या आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैंने और भी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, लाइक दैट की प्लानिट है, हाउस के लॉर्ड है, लगन पे है, मैरिज पे है, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, राइट। वो सारे वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो ऐसा फैक्टर है कि शायद आपके चार्ट में लगे या ना लगे, लेकिन अगर आप किसी भी अपने खुद की कुंडली का या आप एस्ट्रोलॉजर हो और किसी और का प्रेडिक्शन कर रहे हो तो एम्प्टी हाउस तो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। जब हाउस भरा हुआ है तो उसका प्रेडिक्शन इजी है, लेकिन जब हाउस एम्प्टी है तो मैंने जो आपको ये 5 रूल्स बताए
वो रूल्स लगाने के बाद आप उस हाउस का जो प्रेडिक्शन है वो बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और अगर आपके चार्ट में ऐसा एम्प्टी हाउसेस है, राइट, हो गए है नहीं, हो गए ही, क्योंकि 9 प्लैनेट है, 12 राशि है, तो आपका जो एम्प्टी हाउस है उसको अंडरस्टैंड करो और उसके रिगार्डिंग जो आपकी टेंशन है, चिंता है, वो आप दूर कर पाएंगे लिटिल बिट ये एस्ट्रोलॉजी के नॉलेज से, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यस, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स डू राइट नाउ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट से वो मिलते रहे, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ, राइट। सो तब तक के लिए जय श्री राम।